दोस्तों कैसे हो आप लोग। सैनन ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जो 12th क्लास की भौतिक विज्ञान है वो पढ़ रहे थे। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, उसके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। जो फर्स्ट अपना टॉपिक था वो था विद्युत आवेश, दूसरा जो टॉपिक था वो था कूलॉम का नियम। तो जो फर्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश आपको समझ में आ गया होगा। कूलॉम का नियम भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कूलॉम का नियम क्या बताता है? वो बताता है विद्युत बल के बारे में। तो कूलॉम का नियम क्या बोलता था कि 2 जो बिंदु आवेश है वो क्या होता है कि उन दोनों के मध्य एक बल लगता है, जैसे आकर्षण प्रकृति का होता है या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। उस बल को हम विद्युत बल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अगर देखें वापस, तो ये कोई आवेश है, वो क्या करता है, उस दूसरे आवेश पर बल लगाता है। तो वो क्यों लगता है उसके बारे में भी देखा था कि इन दोनों आवेशों के मध्य की कोई अंतःक्रिया होती है। तो वो अंतःक्रिया क्या होती है कि ये होती है कि ये आवेश है, ये इस पर बल लगा रहा है किसी अंतःक्रिया की वजह से। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो अंतःक्रिया होती है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन करते हैं कि मतलब कोई ऐसी अंतःक्रिया जिसकी वजह से ये कोई आवेश है, ये दूसरे आवेश पर बल विद्युत बल लगाता है। इसको ऐसे तो डिफाइन कर लेते हैं, पर ये सही डेफिनेशन नहीं है। उसके लिए हम आगे और देखते हैं कि आवेश क्या होता है। वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाता है। क्षेत्र नाम से पता लग रहा है ये क्या बनाता है, अपना एक एरिया घेरता है। ठीक है, इस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आए, अगर कोई दूसरा क्यू आवेश आ रहा है तो वो क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ तक ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एक बार वापस देख लो कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश रखने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो। इस एरिया या इलाका को ऐसे समझो कि पुरानी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या होता था, कुछ दादा हुआ करते थे, वो क्या बोलते थे कि ये इलाका है, ये इलाका मेरा है, उसमें जो भी है मेरी परमिशन के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वैसे ही कुछ था। मान लो ये कोई जग्गू दादा है, ठीक है, इसका कोई एरिया हुआ, ये इसका इलाका हुआ। ओके, अब ये क्या होगा, अगर इसके इलाके में, जग्गू दादा के इलाके में दूसरा कोई दादा है, ठीक है, तो मान लो कोई मग्गू दादा है, दूसरा कोई दादा है इसके इलाके में आए, तो इनमें क्या होगा, या तो सर्वाइवल के लिए, मतलब कि ये दादा सोचेगा कि ये मेरे एरिया पे कब्जा करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, या तो इसे फाइटिंग करेगा, या फिर हो सकता है कि इन दोनों में दोस्ती हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है कि मतलब या तो दुश्मनी हो या दोस्ती हो। दुश्मनी और दोस्ती को हम इलेक्ट्रिक जो चार्ज के केस में हम कैसे समझते हैं, दुश्मनी को तो हम समझते हैं प्रतिकर्षण से, और जो दोस्ती है उसको हम समझते हैं आकर्षण से। ठीक है, तो जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी एक जग्गू दादा है। वो क्या करता है, अपना जो एरिया है उसमें अगर कोई दूसरा दादा है, दूसरा कोई आवेश आए, तो उसको या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एरिया है, जो क्षेत्र है जिसमें ये आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई थी। तो पहली बार जो विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में फैराडे जी ने बताया था, फैराडे साहब ने बताया था कि विद्युत क्षेत्र कोई ऐसा एरिया होता है जो आवेश है वो अगर पड़ा हुआ है स्थिर है। इसमें सबसे जो बड़ी कंडीशन होती है यही होती है कि आवेश कोई स्थिर है, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता ही होगा कि हम स्थिर आवेश की कंडीशन से लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई आवेश स्थिर है वो क्या करता है, अपने चारों ओर ऐसा एरिया जनरेट कर लेता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि विद्युत क्षेत्र, सिर्फ अगर विद्युत क्षेत्र जनरेट कराना है किसी आवेश से तो वो स्थिर होना चाहिए। अगर आवेश गतिमान हो तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर देता है। वो चुंबकीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर है उसमें आपको पता लग जाएगा कि वो क्या होता है उस केस में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र अपना हो गया। तो अब क्या होता है कि जो फैराडे ने जो विद्युत क्षेत्र की अपने जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जो उसका गणितीय सूत्र है, उसको हमने निकालने के लिए इसको एक दूसरा टर्म नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी इंटेंसिटी है उसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है, किसी बिंदु पर जो किसी आवेश या विद्युत क्षेत्र के कारण है, वो कितना वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है किसी बिंदु पर, किसी आवेश के कारण कितना वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है किसी, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट में ऐसे करते हैं, एक इकाई धन परीक्षण आवेश लेते हैं। अब ये इकाई धन परीक्षण आवेश क्या होता है, इसकी 3 खासियत होती है, 3 तो नहीं बहुत सारी होती है। तो 3 खासियत इकाई क्या है, इसे मतलब नाम से हमें पता लग रहा है, एक तो इकाई, एक धन और एक परीक्षण आवेश, ये 3 इसके पार्ट कर दिए हमने नाम से। इकाई का मतलब ये है कि इसका जो विद्युत आवेश है उसका मान इसके लिए बहुत कम होता है, ठीक है। ये कोई ऐसा आवेश है जिसके लिए जो विद्युत आवेश का मान है वो बहुत कम होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, ठीक है। धन है, धन वर्ड से आपको पता लग गया होगा, ये धनावेशित होता है, ठीक है, ये धनावेशित हो गया। परीक्षण आवेश अगर ले रहे हैं, अगर किसी को परीक्षण आवेश ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवेश है ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन विद्युत आवेश का मान कम होता है। इसमें ये होता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसका मान भी बहुत कम होता है, जिसे दूसरा कोई विद्युत क्षेत्र अगर विद्यमान हो तो उसको ये प्रभावित नहीं करता, विद्युत क्षेत्र का मान भी इसका बहुत कम होता है, नियरली इक्वल टू 0 होता है। तो इकाई धन परीक्षण आवेश क्या हुआ, ऐसा कोई धनावेश जिसमें विद्युत आवेश का मान है वो तो बहुत कम होता है और जो ये विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी बहुत कम होता है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस इकाई धन परीक्षण आवेश का हम यूज में लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उस बिंदु पर इकाई धन परीक्षण आवेश रख दिया, ठीक है। अब मान लो कि ये बिंदु है, इसकी वजह से Q है, कोई आवेश है, उसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, ठीक है। तो वो उसको निकालने के लिए हम ये इकाई धन परीक्षण इस बिंदु P पर रख दिया। तो ऐसे बोलते हैं कि इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से या इस आवेश के कारण इस इकाई धन परीक्षण आवेश पे जितना विद्युत बल लगता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो कैसे हुआ कि यह जो आवेश है इस पे जो विद्युत बल लगाएगा, इस आवेश पे इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगाएगा, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम ई से लिखते हैं, ठीक है, ई से लिख दिया। अब क्या हुआ, इसको मैथमेटिकल फॉर्म कैसे होगी, ई वेक्टर बराबर हो जाता है विद्युत बल जो है वो इकाई धन परीक्षण आवेश पे जितना लगा, ठीक है। ये पता लग गया होगा कि जो ये Q नोट है अपना इकाई धन परीक्षण आवेश है, ये जो विद्युत बल लग रहा है इस पे वही है, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो ये हो गई ई वेक्टर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी एक सदिश राशि है, ठीक है, ये भी एक सदिश राशि है। अब देखो यहाँ पर बल बटा कूलाम जो आवेश है, तो इसका मात्रक भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। ऐसे हम विमा निकाल लेते हैं। विमा कैसे निकालेंगे, न्यूटन पर कूलाम अगर इसका मात्रक है, न्यूटन के लिए विमा कितनी होती है, m1L1T-2, क्योंकि न्यूटन किसके इक्वल होता है, बल का है, बल के लिए होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान किलोग्राम, त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m1L1 और ये T-2 हो गया। कूलाम के लिए क्या होता है, कूलाम धारा इंटू समय होता है, मतलब आवेश के लिए धारा इंटू समय है कूलाम, तो धारा A1 एम्पियर और T1 समय के लिए आ गया। तो ये कैसे हो जाएगी, इसकी विमा m1L1 T-3 A-1। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी विमा होती है m1L1 T-3 A-1। तो ये याद रखने लायक बात है कि जो ये विमाएँ हैं वो हमें निकालनी आनी चाहिए। अगर हमेशा ही हम विमा रटने लग जाएंगे तो हमारे काम खराब हो जाएगा। और ये केस जो न्यूटन वाला है, जो बल है, बल के लिए विमा आप अगर निकालने के में इंटरेस्टेड नहीं होते हर बार, तो आप एक काम करो, ये याद रख सकते हो क्योंकि ये हर जगह काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की विमा। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर हमने क्या रख दिया, इस बिंदु पर, ये कोई बिंदु P है, उस पर इकाई धन परीक्षण आवेश रखा।
तो अगर ये धनात्मक आवेश हुआ तो क्या करेगा, अगर ये इकाई धन परीक्षण आवेश है, ये अपना क्या होता है, ये धनात्मक होता है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी। मतलब धनात्मक आवेश के लिए है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, ये प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित की वजह से बाहर की ओर होगी। अब ऐसे ही ऋणात्मक आवेश हो, ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर Q0 पे, अब ये ऋणात्मक आवेश है वो क्या करेगा, इकाई धन परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा, तो ये होगी इस साइड होगी। तो जो ऋणात्मक आवेश है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। तो ये याद रखने लायक बात होती है, जो धनात्मक आवेश है उससे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ले रहे हैं, अगर धनात्मक आवेश है तो वो हमेशा हम बाहर की ओर लेते हैं, और जो ऋणात्मक आवेश है उसे हम अंदर की ओर लेते हैं। अगर दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अगर पड़े हुए हो तो धनात्मक से तो बाहर की ओर और ऋणात्मक से अंदर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर ले लेते हैं। अगर दो एक आवेश हो, अगर एक इकलौता आवेश हो, अगर धनात्मक आवेश हो तो बाहर की ओर, ऋणात्मक आवेश हो अंदर की ओर, अगर दो आवेश हो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश हो तो क्या होगा, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। अब क्या करते हैं, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ये अपना ई वेक्टर हो गया जिसकी दिशा ये वाली है। अब इस जो विद्युत क्षेत्र है उसमें हम कोई आवेश लेके आए, इतनी देर तो हम इकाई धन परीक्षण आवेश लेके चल रहे थे, अब हम इकाई धन परीक्षण आवेश में लेके कोई एक रियल आवेश है जिसका इकाई धन परीक्षण आवेश से ज़्यादा मान होता है, तो वो लेके आए, वो हमें धनात्मक आवेश लेके आए, मान लो प्लस Q हम इसमें लेके आए, तो इस पर कुछ बल लगेगा, ये विद्युत बल का अनुभव करेगा, तो वो बल कितना होगा। ठीक है, वो बल जो विद्युत बल है वो कितना होगा, F वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो यह क्या कर रहा है, हमने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, F बटा Q0। ठीक है, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 की, तो यहाँ पर हम इकाई धन परीक्षण आवेश नहीं ले रहे इसलिए Q ही हो गया, तो F वेक्टर बराबर क्या हो गया, ये प्लस Q इंटू ई वेक्टर। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में ये दिशा आप देखो, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में हम धनात्मक आवेश को लेके आते हैं तो उसके लिए क्या हो रहा है, जो विद्युत बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है, क्योंकि इसकी दिशा और ये दोनों ही सदिश राशियां हैं जिनकी दिशा यहाँ समान हो रही है। अब अगर हम यहीं पर ऋणात्मक आवेश लेके आए, ऋणात्मक आवेश लेके आए तो क्या हो रहा है, F वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस Q। ठीक है, तो इसकी दिशा, इस पे जो बल लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, वो इस साइड लगेगा, जो धनात्मक आवेश है उस पर इस साइड लगेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे नेगेटिव E, अगर इसको नेगेटिव को E के पास में रख दिया तो जो ऋणात्मक आवेश है उसको अगर किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो उस पर जो लगने वाला विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई आवेश है विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो उस पर बल कितना लगेगा, बल लग रहा है F बराबर Q ही आवेश का मान इंटू विद्युत क्षेत्र का मान। और अगर धनात्मक आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो उस पर जो विद्युत बल लगता है वो धनात्मक आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी में ही लगता है। अगर ऋणात्मक आवेश हम लेके आ रहे हैं तो उस पर जो लगने वाला विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है अपना, वो देख लेते हैं। जो अपना बुक का शॉर्ट एग्जाम्पल है 1.16, वो क्या बोलता है कि कोई आवेश है 5 × 10⁻⁴ कूलम, उसको विद्युत क्षेत्र में लाने पर 2.25 न्यूटन बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है कि किसी आवेश को हम, ये आवेश का मान है 5 × 10⁻⁴ कूलम, उसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं F बराबर 2.25 न्यूटन में। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, विद्युत बल का ये विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तो ये विद्युत बल का अनुभव कर रहे हैं। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q ही होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बटा Q।
ठीक है। विद्युत बल का हमेशा याद रखना ए बराबर क्यू ही होता है। वो आगे वो पूरी 12th क्लास तक आगे जेई नीट कहीं भी चल जाओ वो हमेशा काम आने वाली चीज़ होती है। तो ई बराबर क्या हो गया ए बटा क्यू। ए बराबर क्या हो गया 2.25 बटा क्यू कितना है 5 × 10⁻⁴। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया सोल्व। ये कैसे सोल्व हुआ कि अपने को आवेश का मान दिया हुआ था, विद्युत क्षेत्र में वो कितना बल फील कर रहा है उसका मान दे दिया, तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र का मान है हमें निकालना था F बटा Q। ये अपना 1.16 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी। किसी बिंदु आवेश के कारण कोई बिंदु है दूसरा, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए मान लो कि ये कोई Q आवेश है प्लस Q आवेश मान लिया एक बार के लिए। उसके लिए हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसमें इकाई धन परीक्षण आवेश ला के रखना पड़ेगा इस बिंदु पे। ठीक है, तो ये हमने Q0 रख दिया इस बिंदु पे P पे। तो अब क्या करेगा, ये जो धनात्मक आवेश है ये भी धनात्मक आवेश होता है इकाई धन परीक्षण आवेश। ये क्या करेगा इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये जो विद्युत बल कितना लगाएगा प्रतिकर्षण विद्युत बल, मान लो इनके बीच की दूरी एक बार के लिए r है और इसकी दिशा अगर ये ले लें तो ये r वेक्टर हो गया। ठीक है, और अब क्या कर रहा है, अब इसमें ये क्या करेगा, जो ये भी धनात्मक आवेश है ये भी धनात्मक आवेश है, ये इस पर क्या करेगा विद्युत बल लगाएगा। और जो प्रतिकर्षण बल होगा क्योंकि ये धनात्मक है दोनों ही आवेश, तो ये प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी ये होगी प्रतिकर्षण के कारण इस बिंदु पर जो इकाई धन परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा ये है। तो अगर ये r वेक्टर की दिशा में है तो मान लिया इसको दिशा दे दी नाम r कैप। ठीक है, क्योंकि r वेक्टर की दिशा में ही होगा। अब क्या हुआ, इस पे जो विद्युत बल लग रहा है उसका हम मान लिख लो कितना लग रहा है के ई प्लस Q आवेश इंटू Q0 बटा r वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू r कैप। ये अपना विद्युत बल हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ई वेक्टर बराबर F बाई Q0 F वेक्टर बटा Q0। तो यहाँ पर Q0 से डिवाइड कर दो तो ये Q0 गया, तो ई वेक्टर अपना कितना आ जाएगा F बाई Q0 बराबर के ई Q बटा r वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू r कैप। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P है उस पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये इसके बराबर होती है। अगर इसका मापांक लें तो ई वेक्टर का मोड कितना हो जाएगा के ई Q बटा r स्क्वायर, या फिर इसको लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश रख के देखा था, उसी जगह पर अब माइनस Q आवेश रख के देख लेते हैं। माइनस Q आवेश रख लिया, ये कोई माइनस Q आवेश रखा उसकी वजह से P बिंदु पर निकालना है। यहाँ पर हम लेके आए इकाई धन परीक्षण आवेश, इकाई धन परीक्षण आवेश पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या होगा आकर्षण बल लगेगा। तो ये बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है F वेक्टर। ठीक है, अपने r वेक्टर की दिशा क्या है ये वाली, तो F वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी इसकी उल्टी, उल्टी मतलब माइनस r कैप। ठीक है, तो अब ऐसे ही बल निकाल लेंगे। यहाँ जो F वेक्टर है वो कितना आ जाएगा F वेक्टर बराबर के ई Q Q0 अपॉन r वेक्टर के मोड का स्क्वायर, लेकिन इसकी दिशा जो आ रही है वो माइनस r कैप के इक्वल आ रही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बटा Q0 F बटा Q0। ठीक है, तो ये कितना हो गया के ई Q बटा r वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू माइनस r कैप। तो यहाँ देखो
जो धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है इस बिंदु पर, वो तो लग रही है प्लस आर के एफ में, यहाँ पर लग रही है माइनस आर के एफ में। तो धनात्मक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ऋणात्मक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में एक दूसरे की विपरीत होती है। ठीक है, अगर इनका मापांक देखें तो मापांक दोनों का समान होता है। दोनोों का जो मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो गणितीय फॉर्म होती है, अगर आर के एफ को हम मोड में लेके इस पूरे को मोड में ले लें तो ये भी के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई है वो किसके प्रोपोर्शनल आया, 1/r स्क्वायर के। मतलब ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनता है, ई और आर में ग्राफ कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, थोड़ी सी, और अगर हमें ई और आर 1/r स्क्वायर के बाद इसमें बनाना हो तो ये क्या है, ई है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अति परवलयाकार ग्राफ बोलते हैं। शायद मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी। तो अब देखो ये कैसे बने कि अगर किसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के, अगर 1/r के ई है, अगर 1/r के हो, अगर कोई भी राशि अगर 1/r के हो तो उसका थोड़ा सा ये ढाल कम रहती है। अगर ये 1/r स्क्वायर के होता जाता है तो उसका ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये स्लोप बढ़ जाता है। ये ध्यान रखने लायक बात होती है। 1/r के ग्राफ और 1/r स्क्वायर के ग्राफ में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। और अब देखो ये अपना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। अब क्या हुआ कि अगर हमें जो ये आवेश है हमने किसी माध्यम में रख दिया, अगर किसी माध्यम में रखते हैं तो हमने कूलॉम के नियम के टाइम भी देखा था कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एप्सिलॉन से, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r स्क्वायर। अब अगर ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो ये जो इनका एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो था वो अपने प्रावैद्युतांक के बराबर आया था। तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। तो यहाँ पर ये पुट कर दो तो किसी माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q/r स्क्वायर। ये अपने माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो यहाँ देखो जो EM है वो जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/एप्सिलॉन r के समानुपाती है, मतलब एप्सिलॉन r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो मतलब ये हुआ इसका कि अगर प्रावैद्युतांक माध्यम में रख दिया, अगर ये एप्सिलॉन r की वैल्यू है अपने 1 से बड़ी होती है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कम हो जाएगा। तो प्रावैद्युतांक जो प्रावैद्युत पदार्थ है उसमें किसी विद्युत आवेश को रखने पर उससे उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके मान में भी कमी आती है। ठीक है, ये हो गया कि मतलब ये एक बार याद रखने की लायक बात होती है कि जो कूलॉम के नियम से जो विद्युत बल आया था, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्रावैद्युतांक माध्यम की वजह से है, उसके जो मान होता है उनमें कमी आ जाती है। ठीक है, अब होता है कि इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं या तो। ठीक है, क्या किया, कोई हमें आवेश दिया हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश दे दिया, वो कितना है, ले लो कुछ भी वैल्यू, 3 × 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 3 माइक्रो कूलम दिया हुआ था, 3 × 10⁻⁻6 कूलम है। ठीक है, ये हमें मूल बिंदु पर रखा हुआ है 0 0 पे। ठीक है, तो इसकी वजह से 1 0 इस बिंदु पे, बिंदु ए मान लिया, 0 1 इस बिंदु बी मान लिया, एक तीसरा बिंदु हो गया 1 1 इसे बिंदु सी मान लिया। तो इन तीनों बिंदुओं पर हमें इस आवेश की वजह से जो 0 0 पर मूल बिंदु पर रखा हुआ है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, वो भी दिशा के साथ में, सिर्फ परिमाण नहीं बताना। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, अब इनको डिनोट कर लो कि ये अपना हो गया
एक्स एक्सिस हो गई, एक्स में 0 0 पर रखा हुआ है, तो ये अपना प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है यहाँ पे। उसकी वजह से पहले ए बिंदु 1 0 पे, ये 1 0 हो गया। तो उसके लिए हम वेक्टर फॉर्म जैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है एक तो R2 वेक्टर, एक R1 वेक्टर। 0 0 के लिए अगर प्लस क्यू है वो 0 0 पे रखा हुआ है, तो उसके लिए तो R1 वेक्टर कितना हो गया, 0 हो गया। R2 वेक्टर अगर कोई 1 0 पे रखा हुआ है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, ये आई कैप वाला होता है एक्स एक्सिस वाला, और ये वाई एक्सिस वाला जे कैप के लिए होता है। तो 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप, तो ये हो गया आई कैप। ठीक है, ये अपना R2 वेक्टर और R1 वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, ई वेक्टर अपने को निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, के ई क्यू अपॉन आर वेक्टर के मोड का स्क्वायर इंटू आर कैप, ये आया था। अब आर कैप है इकाई सदिश है, इसको वापस परिवर्तित कर दो। इकाई सदिश क्या होता है, आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मोड होता है। कोई सदिश, सदिश बटा सदिश का परिमाण है, वो इकाई सदिश के बराबर होता है। इकाई सदिश का क्या होता है, इसका जो मापांक होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको आर कैप को हमने चेंज किया, तो क्या आ गया, ये के ई क्यू अपॉन आर वेक्टर का मोड का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मोड। तो ये क्या आया, के ई क्यू अपॉन आर वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये अपना विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये सदिश रूप है इसका, वो आ गया। अब क्या है, हमें बिंदु ए पे निकालना है। अगर बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पहले अपने को आर वेक्टर की जरूरत है, बाकी अपने को गिवन है, क्यू अपने को पता होता है, के अपने को पता है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो अपने को आर वेक्टर निकालना। आर वेक्टर क्या होता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, जैसे ए बिंदु और ओ बिंदु, जो ओ ए वेक्टर होता है वही आर वेक्टर है अपना। मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इन दोनों के बीच का जो सदिश है वही हमें निकालना पड़ेगा, वही इनके बीच की दूरी का सदिश है। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा कैसे आता है, कि मतलब ये कोई बिंदु है उसके लिए R1 वेक्टर हो, और ये बिंदु है उसके लिए R2 वेक्टर हो, तो इन दोनों के बीच का जो वेक्टर हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर अपने पास आई कैप है, माइनस 0 है R1 वेक्टर, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये आई कैप आ गया आर वेक्टर अपना। तो अगर आई कैप है, इसके लिए मोड मापांक कितना होगा, इसका मापांक का मान कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालते हैं, अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो अगर कोई वेक्टर, तो उसके लिए मापांक निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। यहाँ वाई का मान तो 0 है, यहाँ सिर्फ एक्स है, तो अंडरूट 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो ई वेक्टर जो ए बिंदु पर है वो कितना हो गया, क्या कितना है, 9 × 10⁹ इंटू जो क्यू है अपना 3 × 10⁻⁻6 बटा आर वेक्टर का मोड का क्यूब। आर वेक्टर का मोड का क्यूब मतलब 1 का क्यूब इंटू आर वेक्टर कितना हो गया, आई कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.7 × 10⁴ आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो जो ए बिंदु पर अपना विद्युत क्षेत्र है वो ये आ रहा है, उसकी दिशा क्या आ रही है, आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में ये इसकी दिशा आ रही है। तो ये अपने को पहले ही पता है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ पर एक इकाई धन परीक्षण आवेश रखते हैं, तो ये क्या करेगा, धनात्मक आवेश के कारण इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या कर रहा है, इस तरफ बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल जो प्लस एक्स एक्सिस है उसकी दिशा में लगेगा। तो उस वजह से ये अपना ये प्रूव करके भी देख लिया मैथमेटिकल फॉर्म। ऐसे ही हम दूसरा करते हैं बी बिंदु पर। बी बिंदु पर कैसे निकलेगा, अगर बी बिंदु पर निकालना है तो बी बिंदु पर देखो, बी बिंदु के लिए पहले R2 वेक्टर निकालना पड़ेगा। बी बिंदु का 0 और 1, तो x के लिए और ये y के लिए, तो आई कैप तो 0 आ गया, y के लिए क्या आ गया, जे कैप, तो 0 आई कैप प्लस जे कैप, तो ये आ गया जे कैप। तो वापस वही आर वेक्टर निकाल लो। आर वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो वो कितना हो गया, जे कैप माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितना हो गया, जे कैप माइनस 0 बराबर जे कैप। इसका मापांक भी 1 हो जाएगा। वापस वैल्यू पुट करो तो कैलकुलेशन तो सेम हो जाएगी वही वाली, बी बिंदु के लिए भी बस दिशा का डिफरेंस आ जाएगा, 9 × 10⁹
3 गुणा 10⁻⁶ बटा 1 का क्यूब इंटू अपना आर वेक्टर क्या आ रहा है जे कैप। तो ये आ गई बी वेक्टर के लिए। ये बी वेक्टर कितना क्या डायरेक्शन आ रही है जे कैप, क्योंकि ये ऐसा क्यों आ रहा है कि अब देखो बी बिंदु कहाँ है, बी बिंदु अपना है 1 0 पे, यहाँ पर मान लियो 1 0 ये बी बिंदु, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे आता है 1 0, ठीक है। तो अभी ये क्या है, यहाँ पर इकाई धन परीक्षण आवेश रखो, प्लस क्यू की वजह से क्या लग रहा है, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो भी वाई दिशा में लगेगा, तो ये क्या हो गया जे कैप की दिशा, तो ये जे कैप में आ रहा है। अब ऐसे ही अपना तीसरा करते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट कैसे होगा, सी पार्ट में देखो 1 1 आ गया, तो 1 1 के लिए R2 वेक्टर कितना हो गया, ये x वाला ये y वाला, तो i कैप 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप, ठीक है। और अपना R1 वेक्टर है वो पहले से मूल बिंदु पर अगर क्यू आवेश रखा हुआ है तो वो 0 0 है ही 0, तो इन दोनों के बीच की दूरी का वेक्टर क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो वो कितना आ गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 0, मतलब आई कैप प्लस, फिर इसका मोड निकालना है R वेक्टर का, वो कितना हो जाएगा अंडरूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया अंडरूट 2। तो अब ऐसे निकाल लो, तो ई सी वेक्टर सी बिंदु पर कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9 3 इंटू 10⁻⁻6 बटा आर वेक्टर के मोड का क्यूब, मतलब अंडरूट 2 का क्यूब इंटू जो सदिश है अपना आर वेक्टर वो कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी दिशा क्या आ रही है आई कैप प्लस जे कैप, वो कैसे आ रही है देख लो एक बार, 1 1 मान लो यहाँ हो गया, ये 1 1 है, ये बिंदु है, तो इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, तो ये सरल रेखा जैसे ही आ रहा है, तो आई कैप प्लस जे कैप। तो ये अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ऐसे निकालते हैं। तो एक बार आपको पता लग गया होगा, ये सदिश फॉर्म में निकालते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, अगर सीधी हमें इस बिंदु पर निकालनी हो, ठीक है, अगर इस बिंदु पर निकालनी हो बिना सदिश फॉर्म के, हमें परिमाण ही पूछे, तो कैसे निकालते हैं कि क्यू बटा आर स्क्वायर लगा देते हैं, आर कितनी होगी 0 और 1 के बीच में दूरी कितनी होगी 1 मीटर, ठीक है, अगर ये मीटर में दिया हुआ तो 1 मीटर होती जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, 1 मीटर रख दो आर की जगह, क्यू अपने को पता है, के अपने को पता है, तो सीधा परिमाण आ जाएगा। सदिश में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर सदिश में सोल्व करने से अपने को दिशा के लिए अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अपना हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, पर जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, मतलब कोई सिस्टम है उसमें एक से अधिक आवेश उपस्थित हो, उन आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे हम। अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है उसके बारे में देखेंगे। ये कब लगता है कि एक कोई आवेशों का निकाय हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे कि मान लो कि ये कोई सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस में, मान लिया यहाँ पर कोई आवेश है Q0 Q1 मान लो Q1, ये कोई आवेश मान लो Q2, ये कोई बिंदु A है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये कोई आवेश हो गया Q3 और ये हो गया ऐसे Qn तक चलता गया, ठीक है। जो Q1 आवेश है उसकी मूल बिंदु से दूरी है वो R1 ले ली, Q2 आवेश की मूल बिंदु से दूरी R2 ले ली, और Q3 आवेश की मूल बिंदु से दूरी R3 होगी, और Qn जो आवेश है उसकी मूल बिंदु से दूरी है वो Rn होगी। तो अब क्या करो, इस पे वेक्टर लगा दो, अगर वेक्टर सदिश फॉर्म में लेनी हो तो ये R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और Rn वेक्टर। अब जो ए बिंदु है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है उसको हमने R0 वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी आवेशों के कारण जो ए बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। तो क्या बोलते हैं कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी बिंदु पर हमें अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है एक से अधिक आवेशों के कारण, तो वो क्या होता है, सभी जो आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उनके सदिश योग के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर ए बिंदु पर जो भी विद्युत क्षेत्र है वो अगर Q1 आवेश की वजह से, जो मान लो ये सारे के सारे हमने धनावेश लेके चल रहे हैं, तो Q1 आवेश की वजह से ए बिंदु पर लगा अपना E1 E01 ले लो, ये पॉइंट और ले लो, एक ए छोड़ के और ले देते हैं, तो E01 हो गया। और जो Q2 की वजह से जो आवेश जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो कितना हो गया, E02 वेक्टर हो गया। ऐसे ही Qn की वजह से कितना लगेगा, E0n वेक्टर हो गया।
ठीक है, ये अपने हो गए। तो अभी क्या बोलता है, जैसे ओ बिंदु पर हम निकालेंगे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इन सभी जो विद्युत क्षेत्र है उनके सदिश योग के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ई ओ वेक्टर जो है, जो ओ बिंदु पे है वो किसके इक्वल होगा, ई नोट 1 वेक्टर प्लस ई नोट 2 वेक्टर प्लस ई नोट एन वेक्टर, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं, ई नोट 1 वेक्टर किसके इक्वल होगा। अब ये जो ई नोट 1 वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, के Q1 अपॉन आर नोट 1 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर नोट 1 वेक्टर, इसके इक्वल होगा। विद्युत क्षेत्र की जो सदिश फॉर्म है वो ऐसी ही होती है। ठीक है, तो आर नोट 1 वेक्टर किसके इक्वल होगा। अब कूलाम के नियम में जब अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था उसमें भी बताया था, जैसे ये Q1 है, ये कोई बिंदु O है, ये A ले लो, तो जैसे इसकी जो है वो दूरी है आर नोट वेक्टर, इसकी है R1 वेक्टर, तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी का जो सदिश निकालना होता है वो किसके इक्वल होगा, जो आर नोट वेक्टर है माइनस R1 वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, जो R नोट 1 वेक्टर है, इनको मान लो कि R नोट 1 वेक्टर नाम दिया, वो किसके इक्वल होगी, R नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो वो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये किसके इक्वल होगी, के Q1 अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये अपना हो गया ई नोट 1 वेक्टर। अब ऐसे ही क्या करो, ई नोट 2 वेक्टर निकालेंगे, तो वो कैसे हो जाएगा, के Q2 आवेश के कारण लग रहा है। ठीक है, अब आर नोट 2 आएगा नीचे, आर नोट 2 ऐसे ही यहाँ पर Q2 आवेश हो तो R2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आर नोट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये आ गया आर नोट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब ऐसे ही nवें आवेश के कारण वो कितना हो जाएगा, nवें आवेश के Qn के Qn माइनस आर नोट वेक्टर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब Qn आएगा तो n आ जाएगा, Rn वेक्टर आ जाएगा अपना, आर नोट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से जो ये ई नोट वेक्टर है वो सभी इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश है, जो विद्युत क्षेत्र सदिश है, उनके सदिश योग के इक्वल होगा। तो इनका सदिश योग कर लो, यहाँ पर ई नोट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्लस ये में देखो के कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन आर नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब ऐसे ही 2 वाले के लिए क्या है, के कॉमन है और बाकी बचा हुआ Q2 माइनस आर नोट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही nवें के लिए निकाल लो, तो वो कितनी हो जाएगी, Qn बटा आर नोट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब इनको सम के फॉर्म में लिखना है हमें, तो सम के फॉर्म में कैसे होगा, सम के फॉर्म में लिखने के लिए अब सम कैसे लिखते हैं हम, जैसे ये कोई सम है i = 1 to n, अगर xi है ऐसा कुछ हो तो वो कैसे सॉल्व हो जाता है, x1 पहले i की जगह 1 पुट करो प्लस ये सम में, सम का मतलब होता है योग, प्लस i की जगह 2 पुट करो, ये 1 से n तक चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो n ये x1 प्लस x2 प्लस xn, तो इसको क्या करो, इस जो ये पूरा इतना बड़ा सा फॉर्म है उसको ऐसे सम के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें बदलना पड़ेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, k अपना कॉमन है। ठीक है, अब क्या करो, सम का चिन्ह i = 1 to n, अब इसमें जो जो बदल रहा है उसको i लिखते जाओ, जैसे 1 2 ऐसे ही n तक चलता जाएगा ये बदल के, तो ये कैसे हो जाएगा qi। ठीक है, अब नीचे वाला देखो R नोट ये नहीं बदल रहा है, ये मोड में लिख दो R नोट वेक्टर माइनस ये यहाँ देखो 1 2 n तक जा रहा है, तो ये जाएगा Ri वेक्टर। ठीक है, इसके मोड का क्यूब इंटू R नोट वेक्टर, फिर से कॉमन आ रहा है सब में, ये नहीं बदलेगा, और Ri वेक्टर। ठीक है, ये बदल रहा है। तो ये जो अध्यारोपण के सिद्धांत से हैं
आवेशों के निकाय के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी बिंदु पर, तो कैसे आ गया, वो ये फॉर्मूला आया कि समीशन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई बटा आर नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे लिखते जाओ, उसमें आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऐसे बड़ा सा फॉर्मूला होता जाएगा। तो ये अपना अध्यारोपण के सिद्धांत से जो आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो अपना कंप्लीट हो गया। आगे हम क्या करेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत लगा के जो ये आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं या विद्युत बल निकालते हैं, तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि अध्यारोपण के सिद्धांत का ही एक वीडियो बना दें, उसमें उसके न्यूमेरिकल्स होंगे जो अपने बुक के हैं, जो सॉल्व न्यूमेरिकल हैं। इतना ही, थैंक यू।